के संपादकीय पेपर की हालांकि 2 दिन से डिस्कस नहीं हो पाया किसी कारणवश से। देखते हैं कौन से टॉपिक इसमें मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आज के पेपरों में अगर देखें तो जनरली सभी पेपरों में कोरोना के बारे में बहुत डिटेल से है। तो सबसे पहले एक आंकड़ा लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद टॉपिक पर आते हैं। एक तो आज हम डिस्कस करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में, ज़रूरी है। और एक चूँकि ये पेपर जीएस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जीएस पेपर फर्स्ट में आपका इतिहास से, इस संपादकीय को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और डिस्कस करेंगे हम लोग मिलेट से संबंधित मोटे अनाज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये किए, और एक और देखेंगे समता वाला, जो टॉपिक मेन है जो जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड से आपके जुड़े हुए हैं। तो एक आंकड़ा देख लीजिए, फिर हम आते हैं टॉपिक पर। अगर आंकड़े की बात करें तो अभी जो डेटा है हमारे पास है, ये अमर उजाला का डेटा है और ये वास्तव में भारत सरकार का डेटा है कि भारत में सर्वाधिक जो बनाना केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हो रहा है। तो आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा केला कहाँ पैदा हो रहा है? आंध्रा है, नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु है। टॉप 4 स्टेट अगर आप आएगा तो आप लिख सकते हैं कृषि में। नंबर 1 पर आंध्रा पूरे देश का 17.99% केला उत्पादन कर रहा है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर गुजरात। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इस पर डिस्कस मैंने पहले भी किया था, हालांकि आपने देखा होगा जब एक और बनाया था मैंने इसके पहले वाला वीडियो। फिर भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वर्ष हम मना भी रहे हैं इसको, मिलेट्स वाले ईयर को। तो ये कहीं भी आपको मिल सकता है टॉपिक में, किसी भी एग्ज़ाम से मिल सकता है और लगातार इस पर हम बात भी कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मिलेट्स वाले पर। मोटे अनाजों की जो पैदावार है उससे समृद्ध होंगे छोटे किसान। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 2023 को हम ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और एक समय था कि हमारे गांव देहात में, शहरों में बड़ी मात्रा में लोग मक्का, आपका बाजरा हो गया, गांव में लोग जुंडी कहते थे, कोंदो हो गया, सावा हो गया, मड़ुआ हो गया, जौ हो गया, ये मोटे अनाज बहुत खाते थे लोग। तो उसका 2 तरह से फ़ायदा था। एक अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो मोटे अनाज होते थे उनमें अगर हम बात करें तो एक तो गांव में लोग उनसे पौष्टिक चीज़ें मिलती, दूसरी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। अब बात कर रहे हैं कि फिर से हम वापस मोटे अनाज की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमने गेहूँ चावल की ओर स्टार्ट किया उसका बेनिफिट्स हमें कुछ नहीं मिला। अब क्या है कि मोटी अनाज में एक तो जो हमारा नेशनल फूड हेल्थ सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसके तहत भी अब बात करते हैं क्या इनकी आवश्यकता है। एक तो सरकार ने विजन रखा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब दोगुनी करने में क्या क्या चीज़ें हैं, तो किसान तो इससे फायदे में होंगे ही होंगे। जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा परंपरागत ढांचा है, उसमें क्या बदलाव होंगे ये भी। चलिए तो एक बार और इसको देख लेते हैं, इस पर क्या क्या मेन पॉइंट है। एक तो किसानों के कल्याण के लिए अगर हम बात करें तो उनकी आमदनी दोगुनी करने में इनका बहुत योगदान हो सकता है। एक तो आप ही जानते हैं कि देश में छोटे और गरीब किसान बहुत हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि देश में लगभग 86% फार्मर कैसे हैं? छोटे किसान हैं। 86% किसान आपके छोटे और सीमांत किसान हैं। तो उनके पास बड़ी मात्रा में लैंड नहीं है, बड़ी मात्रा में खेत नहीं है, तो उनके लिए ये फसलें बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसीलिए मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बीड़ा उठाया गया है और मिलेट्स को महत्व दिलाने के लिए 2018 को भारत में उन्होंने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटा अनाज वर्ष कब मनाया भारत में? 2018 में। और ध्यान रखना है कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो 2000 मोटे अनाजों को देश के पोषण मिशन में भी जोड़ा गया है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अब क्या है कि मोटे अनाज को हर थाली में पहुंचाना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर की थाली में, शहर में मोटे अनाज अगर पहुंच जाएं तो उससे क्या है कि माताओं को और बच्चों को, बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी पौष्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि छोटे और गरीब किसानों को भी फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो हेल्थ सिस्टम है और जो हमारे यहाँ कुपोषण है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो अब ये कैसे बदलेंगे, आइस पर देख लेते हैं। अब मोटे अनाज वास्तव में हमारे यहाँ सदियों से हमारे थाली में नियमित भोजन का हिस्सा रहा है। और ये बात अलग है कि आफ्टर 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बाद चावल और गेहूं की लोकप्रियता बढ़ी, लोग चावल और गेहूं जानने लगे और बड़ी मात्रा में इसका उपयोग शुरू हुआ। एक समय था कि हमारे यहाँ लगभग 40% खाद्यान्न में मोटे अनाज का हिस्सा था, जो घट करके आज 10% रह गया है। लेकिन अब फिर से लोगों की पसंद बन रहे हैं मोटे अनाज, और इसीलिए 2023 को मिलेट्स वर्ष का पहचान भी दिया गया तथा 20 दिसंबर 2023
22 को सरकार ने सांसदों के लिए एक लंच का आयोजन भी किया था, जिसमें मोटे अनाजों के लिए बने हुए भोजन का मेन्यू परोसा गया था। अब इसमें तय किया गया है कि जो G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है, वहाँ पर भी मिलेट्स के व्यंजन परोसे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी मोटे अनाजों का जिक्र किया है और लोगों को जागरूक किया है, और साथ साथ इसमें जन आंदोलन चलाने की बात भी जरूरी है। और एक बात ये भी हो रही है कि जब भारत में जब कोई विदेशी मेहमान आए, कोई राष्ट्राध्यक्ष आए, कोई प्रधानमंत्री आए, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको जो हम व्यंजन परोसे उसमें मोटे अनाज के भी व्यंजन शामिल हों, और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। मिलेट्स क्या है कि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन की जो समस्या लगातार बढ़ रही, उससे भी आपको मोटे अनाज निजात दिला सकते हैं। एक तो आप जानते हैं जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल का स्तर है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, गांव-गांव में पानी की समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में टाइम की डिमांड ये आ गई है कि ऐसी फसलों को बढ़ावा मिले जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, साथ साथ जिनमें पानी खपत कम हो। जैसे आप जानते हैं धान को बहुत अधिक पानी चाहिए, मतलब 1 किलो चावल आप जानते हैं पैदा करने के लिए लगभग 6000 लीटर पानी चला जाता है। तो ये ऐसी फसलें हम उत्पन्न करें जो कि कम पानी की खपत करने वाली हो, और साथ ही जो मिट्टी है, हमारी सॉइल है, उसकी फर्टिलाइजर भी बनी रहे, उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो मोटे अनाज क्या कर रहे हैं, इन सब में अनुकूल है। मोटे अनाज गेहूं और चावल पर देश की निर्भरता को कम करने में सहायक होंगे, और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सहायक होंगे, क्योंकि इन फसलों में कीड़े भी कम लगते हैं, जिससे किसानों को कीटनाशकों का दबाव कम हो जाएगा और उर्वरक भी कम पड़ेगी। किसानों की उत्पादन लागत भी कम होगी, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। साथ साथ मिलेट्स क्या होते हैं, सुपर फूड्स होते हैं। मोटे अनाज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात अलग है कि अगर हम देखें तो आजकल मोटे अनाज से हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, पोषक तत्व हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जो गेहूं चावल में नहीं होते हैं। ऐसे में देश में 8 करोड़ जो डायबिटीज़ के रोगी हैं लगभग भारत में। हम बोलते हैं ना इंडिया को द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, शुगर की राजधानी बोलते हैं भारत को। तो भारत में सर्वाधिक शुगर के मरीज़ हैं, लगभग 8 करोड़ तो ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड हैं, और इसके अलावा 35 लाख से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। तो उनके लिए सबसे अधिक अगर फायदेमंद कोई चीज़ है तो क्या है, मोटा अनाज है। और अगर आपकी सुबह की शुरुआत मिलेट्स खाने से हो, मोटे अनाज के खाने से हो, तो आप मान के चलिए कि आप बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, आज डेट में उल्टा करते हैं हम लोग, ब्रेड, चाय या इस पर डिपेंड करते हैं, या अन्य चीज़ों पर डिपेंड्स करते हैं। बट अब वो पहले होता था गांव में ना, कि आप देखिए कि लोग मक्के के दाने खा लिया, अपना मक्के की रोटी कहीं मोटी मोटी उन्होंने खा ली। या मैं रहा पहले पहाड़ में रहा, मैं उत्तराखंड में रहा, तो वहाँ पर मैं देखता था कि लोग मक्के के बढ़िया से बना करके वो, या मडुआ होता था वहाँ, तो लोग बीमार नहीं पड़ते थे गाँव घर में। अब उल्टा कल्चर आया, बर्बाद तो कर दिया ना। तो इसके ज़रूरत ये है कि अगर हम फिर से वापस उस पर लौटें तो बीमारियों से बचेंगे, डॉक्टर से पैसे बचेंगे, और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा मोटापा की जो समस्या बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही, मोटापा हो, पाचन की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मधुमेह की समस्या हो, इन सबसे अगर निजात पानी है तो हमें एक बार पुनः मोटे अनाज की ओर रोकना पड़ेगा। साथ साथ मोटे अनाजों को अब थाली में जगह देना अनिवार्य हो गया है, और अच्छी बात है कि हमारे देश में इसमें लगातार काम भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। 2021-22 में लास्ट ईयर की तुलना में, यानी 2020-21 की तुलना में 2021-22 में बाजरा उत्पादन में भारत में 27% की वृद्धि दर्ज की गई, 27%। वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी भारत की है, और साथ ही भारत दुनिया में बाजरा के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। यानी कि हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है, बहुत बेहतर बात है। सरकार के प्रयासों से मोटे अनाजों के उपयोगी प्रसंस्करण हो रहे हैं, और फसल चक्र को बेहतर इस्तेमाल के साथ इसे खाद्य सामग्री का अहम अंग बनाने की मदद मिलेगी। आज़ादी के अमृत काल में हमें मोटे अनाज को अधिक से अधिक अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ मिट्टी और खुशहाल किसान का सपना साकार हो सके। साथ ही हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ें। तो इसमें जितने पॉइंट्स आएंगे मैंने पहले डिस्कस किए, आपको मेंस में लिखना होगा जीएस पेपर थर्ड में, तो आप इसमें बढ़िया लिख सकते हैं। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, चाहे तो आप लिख के भेज सकिए कि मोटे अनाजों पर को क्यों सुपर फूड कहा जाता है और इनकी आवश्यकता क्या है आज की डेट में। तो इसका आंसर आप लिख के भेज भी सकते हैं, टेलीग्राम पर भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी, और आप स्वयं भी लिख के रखिए। तो ये पहला संपादकीय हमारा आज का हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं, आज हिस्ट्री पर हम बात करेंगे संपादकीय की। आइए वो देखते हैं क्या है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो जीएस पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, इतिहास आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है, जीएस पेपर फर्स्ट से। आज हम बात करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते हैं उनकी जयंती विशेष पर हम बात करने जा रहे हैं, और ये दैनिक नवज्योति का संपादकीय है। सांप्रदायिक एकता के संदेश वाहक शहीद उधम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और आप जान लें आजकल जीएस के पेपर में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको जानना है। आपने जलियांवाला बाग
सबने सुना है और आप ये जानते हैं, तो उसी घटना से संबंधित ये टॉपिक है। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार के उधम सिंह एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे। अंग्रेजी सैनिकों द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी ने उधम सिंह को बेहद व्यतीत किया। उस नरसंहार को उन्होंने देश का अपमान माना और इसके दोषी पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने के लिए प्रतिज्ञा की और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील, अमेरिका की यात्रा की। गदर पार्टी के सदस्य बने, लाला हरदयाल से मिले, पिस्तौल चलाना सीखा और कारतूस बनाना सीखा और अंततः अपने उद्देश्य में सफल है। आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो भारत में जब भी हम सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापित करने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं जो अपने आप में ही सामने होते हैं। तो एक नाम आता है मोहम्मद सिंह डिसूजा। सोच के देखिए क्या नाम रखा है इन्होंने। अपना नाम, इनका नाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह डिसूजा। मतलब एक तरह आप देख लीजिए, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपना नाम क्या है? राम मोहम्मद सिंह डिसूजा। और वास्तव में इनका नाम क्या था? शहीद उधम सिंह। लेकिन उधम सिंह अपना नाम क्या बोलते थे? राम मोहम्मद सिंह डिसूजा बताने वाले वीर क्रांतिकारी उधम सिंह एक तो चर्मकार जाति से थे। चर्मकार जाति के चौहड़राम और नारायण देवी के वीर पुत्र थे। उनके माता पिता ने उनके जन्म से ही सिख धर्म ग्रहण कर लिया था, पूर्व से ही, और अपना नाम टहल सिंह और हरनाम कौर रख लिया था। इस प्रकार उधम सिंह देश की एक बहुल संस्कृति, कंपोजाइट कल्चर के प्रतीक हैं। उनका जन्म दलित जात में हुआ, परवरिश सिख परिवेश में हुई और अपने आप को देश के 4 बड़े धर्मों से जोड़ते हुए अपना नाम क्या रखे? राम मोहम्मद सिंह आजाद डिसूजा बताते हैं। इस तरह वो देश को सांप्रदायिक एकता का संदेश देते हैं। संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को उधम सिंह का जन्म हुआ। संगरूर जानते हैं पंजाब में पड़ता है। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। एक क्वेश्चन भी बन सकता है, पीटी में भी शेर सिंह था। 5 वर्ष की आयु में इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। शेर सिंह अनाथ हो गए और अमृतसर के रामबाग स्थित पुतली घर सेंट्रल खालसा अनाथालय में रहने लगे। उन्होंने नया नाम उधम सिंह रख दिया गया। अनाथालय में उधम सिंह ने विभिन्न कला और शिल्प का प्रशिक्षण लिया और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1919 में अनाथालय छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जो गठित एक बहुत बड़ा जो नरसंहार हुआ जलियांवाला बाग, जो अमानवीय कृत्य किया अंग्रेजों ने, वो उसके प्रत्यक्षदर्शी थी। अंग्रेज सैनिकों द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी ने उधम सिंह को बेहद व्यथित किया और इस नरसंहार का बदला लेने के लिए, देश का अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने और पंजाब के जो गवर्नर तत्कालीन माइकल ओ डायर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील, अमेरिका, गदर पार्टी में बनते हुए लाला हरदयाल से मिले, पिस्तौल चलाना सीखा, कारतूस चलाना सीखा और 1924 में भारत लौटे और राम मोहम्मद सिंह आजाद डिसूजा के नाम से साइन बोर्ड चित्रकार के रूप में एक दुकान अमृतसर से घंटाघर चौक पर खोली। ये दुकान शीघ्र ही क्रांतिकारियों की बैठक की स्थली बन गई। उधम सिंह की भगत सिंह से भी भेंट हुई और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 30 अगस्त 1927 को अमृतसर में उधम सिंह को बिना लाइसेंस के हथियार और गदर पार्टी की गदर-ए-गंज की प्रतियों के साथ गिरफ्तार करवा लिया गया। उन्हें 5 साल की सजा हुई। जब वो जेल में थे तब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हो गई। 23 अक्टूबर 1931 को जेल से रिहा होकर सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां उन्होंने अपना मिशन पूरा करने के उद्देश्य से एक कारवा 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीदी और माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर के ड्राइवर का भी काम किया। देखिए मतलब कितना कठिन काम होता है उस वक्त विदेश पहुंचना और वहां जाकर के इंग्लैंड में पहुंचना। लेकिन उस समय अनेकों अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता को संदेश देने के लिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की में उसकी हत्या करना चाहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को बैंकों का हलेका में मिलकर सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी हत्या करना चाहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने के लिए मौका उधम सिंह को मिला, जब लंदन के कांगस्टन हॉल में, क्वेश्चन पीटी भी बन जाता है कि किस हॉल में, कांगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में एक संयुक्त सभा में माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक थे। उधम सिंह एक मोटी किताब के पृष्ठों को रिवाल्वर के आकार में काटकर उसमें अपनी रिवाल्वर को छिपाकर कांगस्टन हॉल पहुंचे। बैठक में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां दागकर उसका वध कर अपनी 21 वर्ष पुरानी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। भारत के राष्ट्र सचिव जटलैंड को भी गोली से घायल कर दिया। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और जानबूझकर गिरफ्तार हुए। विश्व भर के समाचार पत्रों ने इस घटना को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया। अखबारों में उधम सिंह को भारतीय स्वतंत्रता की मसाल कहा गया और जर्मन रेडियो ने कहा, सताए हुए लोगों ने बंदूक की गोली के साथ बात की और हाथियों की तरफ भारतीयों ने कभी अपने दुश्मन को माफ नहीं किया। वो भी 20 साल बाद उन्हीं घर में। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद डिसूजा बताकर धर्मनिरपेक्ष भारत की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने जज के सामने
ब्रिटिश अत्याचारी साम्राज्यवाद की वास्तविक तस्वीर अपने बयान में प्रस्तुत करते हुए डायर की हत्या को सही सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसे जज ने पूरा पढ़ने की अनुमति नहीं दी तथा अखबारों में प्रकाशन को रोकने के भी निर्देश दिए। वास्तविकता में इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। प्रतिशोध में उधम सिंह के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार करते हुए असहनीय यातनाएं दी गई, जिसके विरोध में उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी। अंततः 5 जून 1940 को उन्हें मृत्युदंड देकर गुपचुप में दिनांक 31 जुलाई को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार के गुप्त रिपोर्टों के अनुसार ओ डायर की हत्या ने भारतीयों में देशभक्ति की नई ज्वाला जगा दी थी। उधम सिंह के बलिदान से प्रेरित होकर युवा आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने में उन्मुख हो उठे। तो उधम सिंह वास्तव में एक भारतीय इतिहास के एक ऐसे पात्र थे जिन्होंने लंदन जाकर के घर में घुस करके अपने देश के अपमान का बदला लिया, और ऐसे ही व्यक्ति भारतीय स्वतंत्रता की उस जलती हुई चिराग और उस जलते हुए जो बहकता हुआ भारत है, जो रोशन विश्व में हो रहा है, उनको बनाए हुए ऐसे ही शहीदों के दम पर ये देश आज़ाद हुआ है। और निश्चित रूप से हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और देश में पुनः एकीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।